देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर आईनी बहस के मरकज़ में आ चुकी है और वफाकी वजीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के हालिया बयान ने 28वीं आईनी तरमीम से ताल्लुक नई सियासी कयास आरियाइयों को जन्म दे दिया है। अगरचे हुकूमत की जानिब से वाज़ेह किया जा रहा है कि फिलहाल किसी हतमी मसवदे पर इतफाक नहीं हुआ, लेकिन सियासी हलकों में इस मुमकिन तरमीम पर बहस होती जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम हो चुकी हैं और आइंदा होने वाली 28वीं तरमीम ही कहलाएगी। साथ ही कौन से नकात हैं जिसके ऊपर बहस होगी, बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब IMF की बात करें तो पाकिस्तान से सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया IMF ने। IMF के एक नए प्रोग्राम में जाने के लिए बेनजीर प्रोग्राम सपोर्ट की रकम को भी 5,500 रुपए इजाफे का मुतालबा किया गया है, ये जराए बता रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी शराइत हैं जो कि नजर आ रही हैं कि उन्होंने रखी हैं। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं गेस्ट। सबसे पहले मैं उनकी तरफ जाऊंगी और मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं। मेरे साथ पैनल में मौजूद है हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान है और अहद अली शाह साहब हैं PTI से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी आपका। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की तरफ जाऊंगी। इख्तियार भाई, ये जो 28वीं आईनी तरमीम के लिए एक नई आईनी बहस छिड़ गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी 3 दिन पहले हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई थी और बिलावल साहब ने एज ए चेयरमैन उसको चेयर किया था और उसमें बड़ी तफसील से कैटेगोरिकल बिलावल साहब ने कहा है कि कोई 28वीं तरमीम न हमसे डिस्कस की, न हमसे मशावरत की, न हमें प्रपोज की, न हमारे इल्म में है और हमारे कोई ऐसे एजेंडे पे अभी 28th अमेंडमेंट जो है वो शामिल नहीं है। फिर यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमारे हुकूमत से बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। हम बजट के सिलसिले में बिल्कुल मुशावरत कर रहे हैं और वो तमाम कानून, वो तमाम बिल जो IMF चाहती है पास हो और इसका बजट का हिस्सा बने फाइनेंस बिल का, वो मैं भी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू का मेंबर हूँ, कॉमर्स का मेंबर हूँ और हम मीटिंगें करके वो बिल मेरा पास हुए। आज भी फोरक्लोजर लॉ मेरा पास हुआ। तो बजट के लिए तो बिल्कुल काम हो रहा है, लेकिन 28th अमेंडमेंट के लिए या जो बाकी बातें उसके साथ मुंसलिक जो आ रही हैं वो कोई बात न हमसे की गई, न मशावरत हमसे की गई और न हमारे इल्म में है। तो अब इतने बातों के बाद बिलावल साहब की ये बात में खत्म हो जानी चाहिए कि 28th अमेंडमेंट कोई ऐसा प्रपोजल है जिसपे बातचीत हो रही है या मशावरत हो रही है। हाँ, IMF की टीम आई हुई है, 11 आदमियों का स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन, और वो बिहार से आज 3 मीटिंगें की हैं उन्होंने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मीटिंग की है, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस से की है और उन्होंने FPCCI से मीटिंग की है और उन्होंने जो चीज़ों पे तशवीश अपनी बताई है वो इस साल के टारगेट पे तकरीबन 700 अरब रुपए की कमी हुई है। 13.98 ट्रिलियन 13.98 खरब रुपए का टारगेट जो है वो रिवाइज टारगेट उन्होंने हमें दिया है और 680 की 10 महीने में बिलियन शॉर्टफॉल हुआ है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है 2026-27 का वो 15,270 बिलियन रुपीस रखा है, जिसमें 430 नए टैक्सेस लगाए गए हैं। दूसरी चीज, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे IMF ने 80 रुपए फी लीटर लगाया था, लेकिन हुकूमत ने 117 रुपए फी लीटर तक पहुंच गए और मुसलसल लेती चली जा रही है। इस साल टोटल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जो है वो 1,700 अरब रुपए इंशाल्लाह वसूल होगा, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। अब जो चीज के ऊपर IMF की तशवीश है, कंसर्न है, वो कहते हैं एनर्जी रिफॉर्म नहीं की,
सर्कुलर डेट। हेलो जी जी, आवाज आ रही है। जी जी इख्तियार भाई जी। जी, ओके। तो सर्कुलर डेट जो है बढ़ता चला गया है, 5,000 हो गया है। उसके बाद वो हुकूमत में चलने वाले इदारे, या रेलवे है, स्टील मिल है, डिस्कोज है, उसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। और वो सेक्टर जो वो चाहते थे कि टैक्स नेट में हो, जिसमें एग्रीकल्चर है, रिटेलर है, रियल एस्टेट है, वो आप लोगों ने अभी तक टैक्स नेट में नहीं लिए। लिहाजा टैक्स नेट आप जो बढ़ाने का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि सैलरी क्लास की जो तनख्वाहें हैं उस पर टैक्स कम कराया जाए। कारपोरेट सेक्टर में 60% टैक्स है, वो कम कराया जाए। सुपर टैक्स 10% लग गया है, उसको कम कराएं और रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ दें। आईएमएफ के और जो कंसर्न है वो कहते हैं आपने अपने रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ गया है, लिहाजा आपको अपना करंट अकाउंट खसारा कम करना होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी वो कहते हैं कि आपके बड़े नहीं है और रुपए के ऊपर दबाव है, और मजीद आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने होंगे, और एसओईज और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन आपको करनी होगी। तो आईएमएफ के बड़े टफ अजाइम हैं, और आने वाला बजट एक टफ आईएमएफ बजट कहा जा सकता है, जिसमें मजीद नए टैक्सेस की नफाज होगा, लगेंगे। और वो तमाम चीजें जो पिछली बार एग्री की थी आईएमएफ से, हमने दोबारा करके दिखाना होगा। राइट हो गया। हेलो जी जी ठीक हो गया है। मैं आपकी जी, तरफ आऊंगी सर। मियाँ हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान साहब हैं एमएनए मुस्लिम लीग नून से। हाफिज साहब, ये जो इस वक्त बजट की बात हो रही है, सारी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ 28वीं आईनी तरमीम का मामला भी हम देख रहे हैं। इस वक्त बहस एक नई छिड़ गई है, खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब के बयान के बाद, जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अब तक 27 आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए आइंदा होने वाली कोई भी तरमीम 28वीं ही कहलाएगी। सो क्या हो रहा है 28वीं तरमीम में, जिसकी बाज़ गश्त हम देख रहे हैं, ऐवानों में भी बहस हो रही है और हर प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पे भी आके वुज़रा बयानात दे रहे हैं। पहले मैं चाहूंगी थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लें। जी ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं की। जब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वजूद में आया है, असम्बलीज वजूद में आई हैं, असम्बलीज और वक्त के इर्तिका के साथ आइन में तरमीम करना, और जिस चीज़ की गुंजाइश आइन ने खुद दी है, फी नफ्सी ही आइन के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि तमाम जमातों की मुशावरत से, और जो पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान की तमाम जमातों की नुमाइंदगी होती है, पूरे अक्रॉस द पाकिस्तान वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं। तो जब भी हुकूमत को कोई ज़रूरत पड़ती है कि कोई कवानीन को बेहतर करना है, नई चीज़ें ऐड करनी है, ज़ाहिर है ज़माना इर्तिका पजीर है, आगे से आगे नई ज़रूरियात पैदा होती हैं, तो पार्लियामेंट का ये एक मुकम्मल इख्तियार है कि पार्लियामेंट अपने इत्तेहादियों की मुशावरत से आइनी तरमीम ला सकती है और मुख्तलिफ कवानीन जो वज़ा किए जाते हैं। और हकीकत यह है कि इस हवाले से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, तो पार्लियामेंट का मुकम्मल इख्तियार है। जहाँ तक 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है, अभी तक इसके ऊपर हुकूमती हलकों में एक मुशावरत का अमल चल रहा है, और जो स्टेक होल्डर्स के साथ भी एक मुशावरत का अमल वो शुरू किया जाएगा। जब भी ये तरमीम आएगी, इत्तेहादी जमातों की मुकम्मल मुशावरत से, अंडरस्टैंडिंग से, और जो मुल्की मफाद में ज़रूरी है, जहाँ पर सूबों के इख्तियारात बड़े वाज़े मौजूद हैं। आईने पाकिस्तान के अंदर सूबाई खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। इसी तरह जो फेडरेशन है और फेडरेशन के जो यूनिट्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़, और जिन्होंने पाकिस्तान को रन करना है, जिन्होंने पाकिस्तान के कर्जे अदा करने हैं, जिन्होंने आलमी तौर पर डील करना है, जहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के दिफा की ज़रूरियात को जिन्होंने मद्देनजर रखना है, उस हवाले से एक वसी मुशावरत के बाद इस बात का बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि 28वीं आइनी तरमीम आ सकती है। लेकिन अभी तक मैं भी जो एक कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, हमें कोई इस हवाले से अभी कोई वाज़े बात नहीं आई।
और अल्टीमेटली जब भी ये कोई बात होगी एक मुशावरत के नतीजे में होगी, उसका जो मुसव्वदा है कानून का वो उसको पब्लिसाइज भी किया जाएगा, उस पर एक डिबेट भी होगी और तमाम जमातों से मुशावरत भी होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत भी होगी, सिविल सोसाइटी, लॉयर्स और जो भी मुतलका इदारे हैं, तमाम लोगों की मुशावरत और यकजहती के नतीजे में ही इंशाल्लाह ये आईनी तरमीम आएगी। इसलिए इसमें कोई खदशात की जरूरत नहीं है। ये एक पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट कुछ हमेशा ये जब भी कोई मुल्क को जरूरत पड़ती है उस हवाले से तरमीम लाई जाती है। तो इंशाल्लाह ताला अब भी इसी हवाले से अमल दरामद होगा। ठीक हो गया। अच्छा, और IMF जो शराइत रख रहा है और जो IMF के हवाले से हम देख रहे हैं बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं, सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट ख़त्म करने का मुतालबा हो रहा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम के हवाले से बात हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, IMF के साथ जाहिर है आप एक IMF के प्रोग्राम में इस वक्त, और IMF का जाहिर है मॉडल ये है कि वो समझते हैं कि एक बिजनेस मॉडल जो होता है मुल्क को चलाने की नोयत भी वही होनी चाहिए जो एक बिजनेस मॉडल की है। कि जाहिर है कि जब IMF आपको पैसे देता है, आपको रकूम देता है, तो अल्टीमेटली वो उसका ये हक बनता है कि वो उसके इस्तेमाल के ऊपर भी एक नजर रखे। तो मेरा ख्याल है कि इस हद तक तो वो जरूर उनको करना चाहिए। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान मौजूद है जहां पर पाकिस्तान के तमाम तबकात के मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसकी एक बड़ी बुनियादी हैसियत है। हुकूमत ने प्रायोरिटीज कायम करनी होती है कि हमने कहाँ पर किन लोगों को हमने रिलीफ देना है, किन लोगों पे हमने टैक्स लगाना है, किन लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आना है, डायरेक्ट टैक्सेशन कितनी होनी चाहिए, इनडायरेक्ट कितनी होनी चाहिए। और हुकूमत की जो तरजीहात है, हुकूमत वो एक तय करती है अपने अवाम की पॉकेट को देख के, अपने अवाम की जेब को देख के, और इस हवाले से हुकूमत देखती है कि अवाम की आमदन बढ़नी चाहिए, अखराजात कम होने चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि आज अगर वो मुतालबात नहीं, वो एक डिस्कशन है, क्योंकि IMF को मुतालबा नहीं कर सकता, IMF एक डिस्कशन करता है। और जाहिर है कि जब वो डिस्कशन होती है तो उसमें कोई ना कोई हल भी निकल आता है। तो ये जितनी भी अभी बात हुई है कि वो टैक्सेस के ऊपर रिलीफ खत्म किया जाए, ये देखें जो पूरी दुनिया के अंदर रिलीफ मौजूद है, पाकिस्तान को भी वही कवानीन बनाने चाहिए जो दुनिया के अंदर चलते हैं, जो डेवलप कंट्रीज के अंदर जहां जहां पर आपके डिस्काउंट, आपको जब एक कंपनी रन करते हैं तो आपके को नेचुरली बहुत सारी जगहों पे डिस्काउंट्स मिलते हैं। इसी तरह डिस्काउंट्स कंट्रीज को भी अवेल करने चाहिए। बहरहाल ये एक मुल्क है जिसमें हर तबका मौजूद है और हमने हर तबके के मफादात को मद्देनजर रखना है, और जो भी पॉलिसी बनेगी इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों की आईनादार होगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है ना हाफिज साहब, नुमान साहब, इसमें एक बात और भी है कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा पेट्रोल प्राइसेस हाइक पे गए हैं, उसके बाद जो हम देख रहे हैं प्राइस हाइक के बाद पहले ही इतनी दुश्वारियां हैं आवाम को। अगर बजट में रिलीफ की जहां बात आ रही है, कैसे होगी वो? क्योंकि अगर मजीद पैसे बढ़ते हैं बिजली के और पेट्रोल के, गैस के, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये अभी कबल अज वक्त है और हुकूमत पाकिस्तान सर जोड़ के बैठी हुई है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो रिलीफ है वो कैसे देना है। और आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोलियम की प्राइसेस भी कम होंगी और बिजली की जो पॉलिसी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें भी उस तबके को रिलीफ जरूर मिलेगा जो तबका डिजर्विंग है। देखिए, जिन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, ये हमें अल्टीमेटली कैटेगराइज करना पड़ेगा कि जहां पर रिलीफ देने की जरूरत है वहां पर हम रिलीफ देंगे, जहां पर नहीं देने की जरूरत वहां पर नहीं देंगे। और ये हुकूमत का एक बुनियादी फर्ज बन जाता है कि तमाम तबकात के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस हवाले से IMF की कोई ऐसी गैर जरूरी शराइत सामने नहीं आ रही अभी तक, और ये आप देखेंगे कि अभी बहुत सारी बातें कहना तो कबल अज वक्त है। चंद दिनों के अंदर जब बजट आएगा तो उससे आपको अंदाजा होगा कि इस दफा प्रोग्रेसिव बजट आ रहा है, इस दफा तरक्याती बजट आ रहा है, ग्रोथ का बजट आ रहा है। यानी ऐसी पॉलिसीज आ रही हैं जिसके नतीजे में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, जिसके नतीजे में रियल एस्टेट ग्रोथ होगी, जिसके नतीजे के अंदर हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग और लो कॉस्ट हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पनपेंगे, वो फूलेंगे। और जिससे, और आपको पता है कि रियल एस्टेट जो मैनेजमेंट है, रियल एस्टेट जो एक इंडस्ट्री है, इसके नतीजे में 70 काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं आगे रन चलती हैं। तो इस हवाले से हुकूमत बड़ी वाज़ेह पॉलिसीज लेकर आ रही है कि जिसके अंदर एक ग्रोथ का बजट आएगा, जिसके अंदर मुल्क के अंदर अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए और हमारे फार्मर्स को रिलीफ मिलना चाहिए, और टैक्सेशन के अंदर सहूलियात और टैक्स नेट के दायरे को वसी करना, ये एक बड़ी बुनियादी चीज है
कि टैक्स का बर्डन सिर्फ उन लोगों पे ना डाला जाए जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं और जिनकी पूरी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन उन लोगों को भी दरमियान में उनको नेट में लाया जाए जो इस वक्त टैक्स पे नहीं कर रहे लेकिन बहुत अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये आइंदा आने वाला बजट इंशाल्लाह कौमी उमंगों का ये आईनादार होगा इंशाल्लाह। मैं इख्तियार भाई आपकी तरफ आऊंगी। इख्तियार भाई, जो आवाम को रिलीफ देने की बात है वो हो सकेगी इस बजट में? सवाल ये अगेन। इख्तियार बेग साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी, आवाज आ रही है? इख्तियार बेग साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज आ रही है आपकी? जी जी, मैं यही पूछ रही हूँ, मैंने कहा इस बजट में जो आवाम को रिलीफ देने की बात है वो हो सकेगी या नहीं? मुझसे पूछ रही हैं जी जी, आप? आपसे ही पूछ रही हूँ। जी देखिए, रिलीफ में हम कोशिश कर रहे हैं 3 जगहों पे कि टैक्सेस कम हो। एक, सैलरी क्लास तबके को जो टैक्सेस थे वो बहुत ज्यादा टैक्सेस का बर्डन हो गया था, 40% से ज्यादा टैक्सेस उस पर लग गए थे जो दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरा, कारपोरेट सेक्टर जो बिजनेस करते हैं उसके टैक्सेस सुपर टैक्स मिला के 60% तक हो गए थे, वो दुनिया में इतना कहीं नहीं। तो सुपर टैक्स को भी दुनिया में नहीं अप्रिशिएट किया था, टैक्स के ऊपर टैक्स है ये। तो ये 3 चीजें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें रिफॉर्म्स ला के इसको कम कराएं और बिजनेस कम्युनिटी को, रियल एस्टेट सेक्टर को, कारपोरेट सेक्टर को और तनख्वाहदार तबके को, सैलरी क्लास को रिलीफ मिले। लेकिन साथ साथ आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है कि रिटेलर को लेकर आए आप, जो अब तक नहीं है, ये शॉप्स वाले, मार्केटें पूरी जो है वो नहीं है, रियल एस्टेट को लेकर आए और एग्रीकल्चर पे बहुत जोर है कि एग्रीकल्चर का मुल्क की इकोनॉमी में 21% हिस्सा है लेकिन टैक्स वो 1% देता है। तो एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लेकर आए, रियल एस्टेट को और रिटेलर्स को, शॉप्स को, और उस पर स्कीम वगैरह भी बनाई है। तो ये तो नेट टैक्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे पे उन्होंने जो टैक्स लगाया था उसको बढ़ाया है उन्होंने, 1.7 ट्रिलियन 1700 अरब रुपए वो इस साल वसूल करेंगे, जो पिछले साल के मुकाबले में 18% ज्यादा है। तो वो कम होने की बात पेट्रोलियम की जो आप कर रही थी वो तो खत्म है, या तो बढ़ाने की, इजाफे की बात की जा रही है। और जो टारगेट आपके अचीव नहीं हुए थे, जो तकरीबन 680 थे 10 महीने के बिलियन रुपए, उसको उन्होंने कहा कि नए टैक्सेस के मद में और इन्फोर्समेंट में आप वसूल करके हमको दें। तो आने वाले वक्त में रिलीफ मुझे बहुत कम नजर आ रहा है। सनत को, रियल एस्टेट को ऑलरेडी वजीर आजम साहब ने अपना घर स्कीम वगैरह इंट्रोड्यूस कराई है। आज हमने कौमी असम्बली में फोरक्लोजर लॉ जो बैंकों ने मांगा था कि जी हम हाउस फाइनेंसिंग जब करेंगे जब फोरक्लोजर लॉ आप इंट्रोड्यूस कराएं मुल्क में, जो आज पास किया हमने कौमी असम्बली में। उसमें यह है कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है हाउस फाइनेंसिंग लोन में तो 90 दिन के बाद बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस प्रॉपर्टी का कब्जा रिपोजेस कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को कब्जे में ले सकता है और नीलाम करके अपने पैसे वसूल कर सकता है। तो दुनिया में फोरक्लोजर लॉज थे, पाकिस्तान में नहीं था, इसलिए हाउस फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। यहाँ पे 1% 2% हाउस फाइनेंसिंग पे थे, बाकी कैश से लोग खरीदते थे। अब मॉर्गेज फाइनेंसिंग और हाउस फाइनेंसिंग ये लाभ बने हैं, उनको भी प्रोटेक्शन दी है जो बैंक है कि आपकी फाइनेंसिंग जो है वो महफूज इस तरह से है और आप प्रॉपर्टी को रिपोजेस करके, क्योंकि पहले कोर्ट में चले जाते थे और स्टे ऑर्डर मिल जाता था और फिर वो 5-5 साल 10-10 साल केसेस चलते थे, तो इसलिए बैंक इंटरेस्टेड थे ही नहीं कि वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग करें। तो ये तमाम चीजें हैं। हमने स्टेट पे उसकी आईएमएफ के कहने पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो मराद दी गई हैं वो सब खत्म हो रही हैं और जो जोन बन गए
उनको भी 2035 तक आपने टैक्स की और कस्टम ड्यूटी की जो मराहत हैं वो उससे आगे नहीं जाएंगी, 2035 के बाद खत्म हो जाएंगी। सब्सिडी पूरी खत्म करने को आईएमएफ कह रहा है, वो सब्सिडी नहीं चाहते। तो ये तमाम चीजें तो सुन के ये अंदाजा होता है कि आने वाला बजट जो है वो एक सख्त बजट है, आईएमएफ का बजट है और आईएमएफ की बहुत सारी शराइत जो है वो हमें माननी पड़ेंगी और उन शराइत को देखते हुए एक हार्डशिप हमें आने वाले वक्त में नजर आएगी उन लोगों के लिए, खास तौर से जो टैक्स नेट में नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी में नहीं है, अब भी नॉन फाइलर है, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो वो तमाम लोग जो है इसमें इंशाल्लाह टैक्स नेट में लाने की उनको कोशिश की जा रही है ताकि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो और टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो हमारा 9% है, 10% वो बढ़ के 14% तक जाए, हर साल 2% तकरीबन बढ़े। ठीक हो गया। मैं लतीफ खोसा साहब की तरफ जाऊंगी, पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हम मरकजी रहनुमा। लतीफ खोसा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? खोसा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? लतीफ खोसा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? खोसा साहब किसी से बातें करने में लगे हुए। खोसा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? चले, विल ट्राई टू कनेक्ट हिम अगेन। मेरे ख्याल से वो कहीं और बात करने में लग गए। मैं इन मील वाइल वापस जाती हूँ हाफिज मोहम्मद नुमान साहब की तरफ भी। हाफिज साहब, अच्छा ये तो हमने बात कर ली 28वीं तरमीम के हवाले से भी और बजट के हवाले से भी, लेकिन एक वेरी क्विकली कुछ ऐसी नवीद सुना सकते हैं आप ईज की जो कि आवाम खुश हो जाए थोड़ा सा कि हाँ जी ये रिलीफ मिलने वाला है बजट में? देखिए, ऑलरेडी जो अभी बात जो इख्तियार बेग साहब ने बिल्कुल बजा बातें फरमाई हैं और जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अभी हाउसिंग सेक्टर की प्रमोशन के लिए अभी जो आज भी जो बैंक्स फोर्स क्लोजर लॉ जो आज कौमी असम्बली ने मंजूर किया है, वो इस एक जानिब बहुत बड़ा कदम है कि जिसके अंदर अल्टीमेटली रियल एस्टेट के काम में अब बैंकिंग इंटरवेंशन जो है वो मुमकिन हो जाएगी। और आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया के अंदर जो रियल एस्टेट का काम है, जहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग और जो लो कॉस्ट हाउसिंग का जो एक तस्वुर है कि जिसमें एक आम सैलरीड क्लास भी अपना अपार्टमेंट या अपना विला या अपना मकान लेता है और किस्तों पे लेता है, वो बैंकिंग इंटरवेंशन के बगैर मुमकिन नहीं होता। तो अल्टीमेटली बैंक 12 साल की, 15 साल की, 20 साल की जब फाइनेंस करता है और लीज करता है, उसमें एक छोटी किस्त बनती है जो एक आम जिससे जो कंज्यूमर की बहुत बड़ी ब्रैकेट उसके अंदर आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुस्बत कदम है हुकूमत पाकिस्तान के। इसके अलावा जो रियल एस्टेट सेक्टर को मजीद फर्दर प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे जो टैक्सेस हैं जो कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन पे लगते थे, उसके अंदर भी कमी हो रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने वही बात की है कि कॉरपोरेट सेक्टर को जो है ये अपना रिलीफ दिया जा रहा है और ये इंशाल्लाह ग्रोथ का बजट आ रहा है। हाँ, जो अब वो सेक्टर जहां पर लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं, ये जो सख्ती की बात है ये उनके लिए सख्त है कि जो टैक्स देना नहीं चाहते। और हम खुद ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर जो कि 21% से ज्यादा जिसका हिस्सा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, उसके ऊपर भी एक सर्टेन लेवल का टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि अब एग्रीकल्चर भी कोई आम एग्रीकल्चर नहीं, वो भी इंडस्ट्रियलाइज हो गया हुआ है। और दूसरा सेकंड चीज ये है कि रिटेलर को टैक्स नेट के अंदर लेके आना, जहां पर 10 बाई 10 की दुकान के अंदर बैठ के अरबों रुपए का बिजनेस होता है और पर्ची पे काम होता है, तो उन लोगों को भी टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। तो ये एक बैलेंस बजट इंशाल्लाह ताला आएगा जिसके अंदर ऑलरेडी जो टैक्स पेयर हैं उनको रिलीफ मिलेगा। सैलरीड क्लास के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान बड़े कंसर्न हैं और वो खुद कह चुके हैं कि वो खुद महसूस करते हैं कि सैलरीड क्लास के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है टैक्सेशन का। इस बजट में उनके ऊपर बर्डन कम किया जाएगा। और इसके अलावा जहां जहां पर भी डेफिशिएंसीज मौजूद थी, तो एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा रिफाइंड बजट आएगा, प्रोग्रेसिव बजट आएगा। लेकिन ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो जाहिर आलमी हालात के साथ मुंसलिक है। जिस तरह ईरान अमेरिका जंग की वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस जो हाइक हुई है, उसके नतीजे में आज आप देखें कि न सिर्फ यूरोप, लंदन, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर भी प्राइसेस बहुत ऊपर गई हैं। और यूरोप के अंदर तो इस वक्त अवेलेबिलिटी का मसला है
कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो मुतासिर है। आप इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, श्रीलंका में, इंडोनेशिया, मलाइशिया, वहां पे हजारों लोग क्यूज में लग के पेट्रोल भरवा रहे हैं। पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को इंश्योर की है कि अवेलेबिलिटी जो है उसके अंदर कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली उसकी एक कॉस्ट है, उसकी कीमत है, इंटरनेशनल जो प्राइस है पेट्रोल की, आप उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ईरान का और अमेरिका का जो एक डिस्प्यूट है ये जो ही खत्म होगा तो ये प्राइसेस भी नॉर्मलाइज हो जाएंगी और ये दोनों मुल्क जो है बड़ी तेजी से इस जानिब बढ़ रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। जो मीडिएशन का रोल हुकूमत पाकिस्तान ने प्ले किया है, जिसके अंदर हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा एक रोल है, शहबाज पाकिस्तान वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक बहुत बड़ा रोल है, और जो पाकिस्तान ने आलमी तौर पर डिप्लोमेटिकली अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पाकिस्तान की इज्जतों में इजाफा हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके सारे जो नताइज हैं, पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट बढ़ी है, ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट आज बढ़ी है, इसके नताइज इंशाल्लाह और समारात जो हैं वो अवाम तक पहुंचेंगे। और मैं ये समझता हूं, मैं बड़ा होपफुल हूं कि अल्टीमेटली हमने अपने आप को सही ट्रैक के ऊपर लेके आना है, हमने अपने एक्सपेंडिचर्स में कमी करनी है। देखिए बहुत सारे जो मुतालबात होते हैं आलमी इदारों के, वो गलत नहीं होते, ये बिल्कुल बजा बात है कि हमें अपने एक्सपेंडिचर्स में गैर जरूरी जो गैर तरक्याती अखराजात में कमी करनी चाहिए और प्रोडक्टिविटी की तरफ आना चाहिए, और हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स की मनसूबाबंदी करनी चाहिए जिसके नतीजे के अंदर आमदन भी बढ़े, जिसके नतीजे में अवाम की आमदन भी बढ़े, हुकूमत की आमदन भी बढ़े, और हम अपने जो डेट्स हैं उनको पे करने के भी हम काबिल हो जाएं, और उसकी जो भी उसके ऊपर मार्कअप्स हैं हम उनको भी पे करने के काबिल हो जाएं। इसी तरह जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर के अंदर जो एक रिफॉर्म्स हैं वो बड़ी जरूरी हैं। पाकिस्तान का हमारा जो सबसे इस वक्त सेंसिटिव जो एक सेक्टर है वो पावर सेक्टर है, और जिसका एक अवाम के ऊपर बहुत ही बड़ा बर्डन है, अवाम की पॉकेट पे एक बड़ा बोझ है। आज हुकूमत पाकिस्तान इस पर भी सर जोड़ के बैठी हुई है कि इसके ऊपर, इस बहरान पे भी इंशाल्लाह काबू पाना है। तो मेरा ख्याल है कि हर लेवल के ऊपर एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली काम हो रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस हवाले से बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और इस बजट के अंदर ये बजट जो है उसका एक आपको उसमें इसका अक्स नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आप इसमें मोहम्मद नुमान हमारे साथ मौजूद थे, मिर्ज़ा इफ्तार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। खोसा साहब की तरफ हम जा रहे थे लेकिन 2 दफ़ा विल ट्राई टू कनेक्ट हिम, लेकिन उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान से भी दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।